गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स जैसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसको हम वर्गीकरण विज्ञान या इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम जीवों की पहले पहचान करते हैं, ठीक है, किस लोकेलिटी से उन्हें प्राप्त किया गया है उसके विषय में पूरी जानकारी। फिर उनका नामकरण किया जाता है द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार, और फिर उनको अलग अलग वर्गों और गण वर्ग आदि में रखा जाता है, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। तो इस पूरे शाखा को हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स। ठीक है, ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है सिस्टेमा, उसी से ये व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। मतलब इतने सारे जीव हैं इस पृथ्वी पर, तो उनको हम उनके विशेष लक्षणों के आधार पर जब किसी दूसरे जीव से अलग करते हैं और एक किसी वर्ग विशेष में उसको रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स या वर्गीकरण पद्धति। अब आगे बढ़ते हैं, कैरोलस लिनियस। अच्छा देखिए बच्चों, ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स या सिस्टेमा है ना, इसका अर्थ क्या होता है? जीवों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना। इसीलिए कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक का शीर्षक भी इसी के आधार पर रखा था, सिस्टेमा नेचुरी, यानी नेचर में पाए जाने वाले सभी जीवों को एक क्रमबद्ध तरीके से वर्गीकृत करने को ही हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिकल, दो तरह के सिस्टमैटिक्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स। तो क्लासिकल का मतलब क्या हो गया? जो प्राचीन अवधारणा चली आ रही है, जिसमें हम जो वर्गीकरण करते थे वो किस आधार पर करते थे? आकारिकी गुणों के आधार पर। मतलब चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, उसके आकार प्रकार के आधार पर एक दूसरे से जो हम उसको भिन्न करते थे, अलग वर्ग में रखा करते थे, उसको हम कहते हैं क्लासिकल सिस्टमैटिक्स। इसमें जो है जीवों को उनके जो उद्विकासीय संबंध हैं उसको कम ध्यान में रखा जाता था और केवल आकार प्रकार को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अब यहाँ पर बच्चों समझ लेते हैं उद्विकासीय संबंध क्या होते हैं। जैसे हमारे पूर्वज हैं, तो हम अपने पूर्वजों से कौन से लक्षण आज भी लेकर चल रहे हैं और कौन से लक्षण हैं जो हमारे अंदर अब नहीं हैं, है ना। तो ये जो एक हिस्ट्री होती है, जो इतिहास होता है हमारे पूर्वजों से हमारे तक आने में, उसको हम कहते हैं उद्विकासीय संबंध। ये तो हो गया हमारा क्लासिकल सिस्टमैटिक्स। अब आता है न्यू सिस्टमैटिक्स। इसमें क्या होता है कि एक साइंटिस्ट थे जूलियन हक्सले, इन्होंने ये शब्द प्रतिपादित किया न्यू सिस्टमैटिक्स 1940 में। इस पद्धति में प्रजाति को परिवर्तनशील और आपस में संबंधित समझा जाता था। मतलब कि हर जीव जो है वो परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील है इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी बाहरी उद्दीपन से या किसी बाहरी कारक से, चाहे वो भौतिक हो चाहे रासायनिक हो या जैविक हो, उनके द्वारा अगर उसके जीन्स में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो सभी जीव जो होते हैं वो प्रकृति में उत्परिवर्तनशील हो सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यू सिस्टमैटिक्स में
एक तो इस बात का ध्यान रखा गया कि सभी जीव में परिवर्तन हो सकता है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक पीढ़ी में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आने वाली अगली पीढ़ी में भी कोई उत्परिवर्तन नहीं होगा। तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में इतना उत्परिवर्तन हो जाए कि वो अपने पिछली पीढ़ी से बिल्कुल अलग दिखाई पड़े, तो उसको हम एक नई प्रजाति मान लेते हैं। तो इन सब बातों का भी न्यू सिस्टमैटिक्स में ध्यान रखा गया है। तो इसमें हम आकारिकी भी देखते हैं और साथ में जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान, कोशिका विज्ञान और भी ऐसी कई सारी शाखाओं को ध्यान में रख कर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें आपको यहाँ पर मैंने टिक लगाया हुआ है, देख रहे हैं आप कि न्यू सिस्टमैटिक्स को हम कई अलग अलग शाखाओं में पढ़ते हैं। पहला है मॉर्फो टैक्सोनॉमी। अच्छा बच्चों, टैक्सोनॉमी का मतलब ही है वर्गीकरण विज्ञान। टैक्सोनॉमी में अब पहला है मॉर्फो टैक्सोनॉमी। मॉर्फो का मतलब होता है बाह्य आकार की। अब जिस वर्गीकरण विज्ञान में हम केवल बाह्य आकार की को आधार बनाते हैं उसको हम कहते हैं मॉर्फो टैक्सोनॉमी। दूसरा है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटोस का अर्थ होता है कोशिका। जब हम कोशिका विज्ञान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं, जहाँ पर हम कोशिका की संरचना, गुणसूत्रों की संख्या, इन सब और गुणसूत्रों का व्यवहार क्या है, उसके आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उस शाखा को हम साइटो टैक्सोनॉमी कहते हैं। तीसरी है संख्यात्मक वर्गीकी या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें हम जीवों के सभी गुणों को बराबर महत्व देते हैं और उनके अधिक से अधिक गुणों को कंप्यूटर की सहायता से संख्यात्मक आधार पर मूल्यांकन करते हैं और फिर उनकी जो भी समानताएं हैं और जो विभिन्नताएं हैं उसको अलग अलग निर्धारित करते हैं और तब हम वर्गीकरण करते हैं। चौथा है कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो का मतलब केमिकल से है। जब हम किसी भी जीव के रासायनिक घटकों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम कीमो टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? जीवों में रासायनिक घटक क्या हैं? जैसे प्रोटीन हो गया, एल्कलॉइड्स हो गए, सीरम हो गया, प्लाज्मा हो गया, है ना। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। तो यही सब केमिकल्स हैं, ये सब हमारे शरीर में जो प्लाज्मा है, रुधिर है ना, इनके आधार पर जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम कीमो टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर पांचवा है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। इसमें क्या है? वर्गीकरण की इस पद्धति में हम जीवों में आनुवांशिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जब मेंडल के आनुवांशिकी के नियम पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए मटर के पौधे पर और फिर किस आधार पर जो है उसी आधार पर अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए और फिर उन निष्कर्षों के आधार पर हम किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। छठा है क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। इस पद्धति में हम जीवों के जाति वृत्तीय संबंधों को ध्यान में रखते हैं। इसमें जीवों के वर्गीकरण के लिए जो उनके कॉमन लक्षण होते हैं उनका प्रयोग करते हैं और एक जाति वृत्तीय वृक्ष बनाया जाता है जिसको हम क्लैडोग्राम कहते हैं। मतलब जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों से धीरे धीरे कौन सी चीज़ उनमें गायब होती गई और कौन से नए लक्षण आते गए और किस तरह से एक क्रमिक विकास हुआ वर्तमान मानव में, उनके आधार पर जब हम एक वृक्ष के आधार बनाते हैं उसको, उस शाखा को हम फिर क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम जीवन के प्रक्षेत्र या डोमेन। अब बच्चों, डोमेन जो है वो एक बहुत व्यापक शब्द है। डोमेन का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा क्षेत्र। अब ये जो विज्ञान के क्षेत्र में जो दिनों दिन प्रगति होती है, जो खोजें की जाती हैं, अनुसंधान किए जाते हैं,
तो उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने ये बताया कि हमारा जो जीवों का प्रक्षेत्र है या एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको हम 3 डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो डोमेन्स? डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यही 3 बड़े प्रक्षेत्र हैं जिसमें हम कुल जीव, इस पूरी पृथ्वी के कुल जीव आते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया डोमेन में क्या होगा? इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो सब डोमेन बैक्टीरिया में रखे जाएंगे। फिर जितने भी आर्किया हैं वो भी आर्किया डोमेन में। अब आर्किया क्या होते हैं? ये भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो बहुत पहले हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले जो प्रकट हुए थे, और उसके साथ साथ ऐसी जगहों पर ये पाए जाते हैं जहाँ पर सामान्य जीवन संभव नहीं होता, जैसे कि बहुत गर्म स्थानों पर या बहुत ही ज़्यादा ठंडे स्थानों पर, या ऐसे स्थानों पर जहाँ पर सल्फ़र की अधिकता अधिक हो, मीथेन की अधिकता अधिक हो, है ना। तो उन सब क्षेत्रों में जो जीव पाए जाते हैं उनको हम आर्किया वर्ग में रखते हैं। अगला है डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया का में क्या क्या आएगा? बाकी जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, है ना, और जंतु हो गया, पादप हो गए, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ये सब हम यूकैरिया में रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रजाति अब हम लोग आएंगे वर्गीकरण के विभिन्न परिक्षेत्रों पर। तो इसमें सबसे पहले हम जो वर्ड है वो समझ लेते हैं। एक वर्ड होता है स्पीशीज़, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रजाति या जाति। उसको प्रतिपादित किसने किया था? जॉनरे। इसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, इसको याद भी करना है आपको कि स्पीशीज़ या प्रजाति शब्द किसने प्रतिपादित किया था? जॉन रे ने। अब आगे इसके देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा दी थी अर्नेस्ट मायर ने। परिभाषा 1964 में प्रजाति की परिभाषा दी थी। क्या थी? कि वास्तविक रूप में आपस में अंतः प्रजनन करने वाले जीवों की समष्टियों का ऐसा समूह जो अन्य ऐसे समूहों से जननीय रूप से पृथक्कृत हो, प्रजाति कहलाता है। अब बच्चों इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि पहले तो हम समझ लें समष्टि का क्या अर्थ होता है। समष्टि का अर्थ होता है जनसंख्या या जीवों का समूह। तो जो ऐसी जनसंख्या या ऐसा जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन कर सकते हों, और आपस में तो प्रजनन कर सकते हों लेकिन किसी दूसरे जाति के जीवों से प्रजनन ना कर सकते हों, उनसे पृथक हो जाएं, ऐसे समूह को हम प्रजाति कहते हैं। ठीक है, जैसे मानव में क्या है? मानव में स्त्री है, पुरुष है, इनमें आपस में प्रजनन हो सकता है, लेकिन मानव और गाय में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रजाति के सामान्य लक्षण। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है वही यहाँ पर पॉइंट्स में करके दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसको भी बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ प्रजातियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं इस बुक में। होमो सैपियंस, कैनस फैमिलियरिस, पैंथेरा टाइग्रिस, और फिर उनका यहाँ पर वर्गीकरण किया हुआ है। होमो सैपियंस है मानव का, और उसका अलग अलग वंश, कुल, गण, ये तो बच्चों आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कैसे वर्गीकरण किया जाता है। और बच्चों एक बात और आप याद रखिएगा कि जो बच्चे विज्ञान पढ़ना चाहते हैं इंटर में, 11th में, वो अपनी 9th और 10th की विज्ञान की किताब हमेशा अपने साथ रखेंगे। उसको
किसी को देंगे नहीं या उसको ये नहीं समझेंगे कि अब वो यूज़लेस हो गई है। वो ही हम पढ़ रहे हैं, बस उसका थोड़ा सा डिटेल रूप में पढ़ रहे हैं उसको। अब बच्चों ये हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने ये आपको एक वर्गीकरण किस आधार पर हम कैसे अलग अलग विभाजन करते हैं वर्गीकरण में, वो मैंने यहाँ पर एक क्रम आपको दिखाया हुआ है। इसको हम कहते हैं वर्गीकी संवर्ग और उसका पदानुक्रम, मतलब किस क्रम में हम अरेंज करते हैं। जैसे आप लोगों ने जब पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कैसे वर्गीकरण करते हैं, पहले जगत लिखते हैं, फिर संघ लिखते हैं, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, उसके बाद प्रजाति या जाति। ठीक है, तो ये मैंने एरो जिधर से दिखाया है आप वैसे ही इसको समझिएगा कि पहले जगत है, उसके बाद उसके बाद हम संघ लिखते हैं, फिर वर्ग लिखते हैं, फिर गण, फिर कुल, वंश और सबसे अंत में प्रजाति लिखते हैं। प्रजाति जो है वो ये चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी इकाई है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, सबसे हम लास्ट में लिखते हैं और ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती। कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप उसमें बताएंगे प्रजाति। अब बच्चों आइए हम इसको समझ लेते हैं कि ये किस आधार पर ऐसे इसको किया गया है। प्रजाति तो सबसे छोटी इकाई हो गई, जैसे क्या है होमो सैपियंस समझ लो। हाँ, इसमें सैपियंस क्या है, जाति है, और होमो क्या है, इसका वंश है। ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से कैरोलस लीनियस ने द्विपद नाम पद्धति जो प्रतिपादित की थी, उसमें दो नाम दिए जाते हैं सभी जीवों को, एक वंश होता है और दूसरा जाति या प्रजाति होता है। ठीक है, तो वंश क्या है, वंश जो है एक ही वंश में कई प्रजातियां हो सकती हैं। ठीक है, अब उनमें क्या होगा, लक्षण साझा करेंगे, मतलब कॉमन लक्षण होंगे, जैसे शेर है ना, बाघ है, तेंदुआ है, इन सब का जो वंश का नाम होता है वो सब पैंथेरा होगा, लेकिन प्रजाति के नाम सबके अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद है कुल। अब कुल में क्या होगा, जितने भी समान गुणों वाले या समान लक्षणों वाले वंश होंगे वो सब एक ही कुल के अंतर्गत रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुल का मतलब होता है फैमिली। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल में बाघ हो गया है ना, बिल्ली है, ये जो हैं इनके वंश जो हैं अलग अलग हैं। यानी बाघ का वंश है पैंथेरा और बिल्ली का वंश है फेलिस, लेकिन इनको एक कॉमन कुल में रखा गया है जिसका नाम है फेलिडी। ठीक है, यानी कि जो फेलिडी के लक्षण होंगे वो ये दोनों ही साझा करते होंगे, दोनों में पाए जाते होंगे। फिर कहते नहीं कि बाघ और बिल्ली एक ही फैमिली के हैं, तो इसीलिए है वो, क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ये दोनों शेयर करते हैं, एक ही हैं। अब आते हैं गण पे। अब इसी तरह से समान गुणों वाले कुल, अब ये जिसमें कुल के लक्षण समान होंगे वो सब एक गण में रखे जाएंगे। जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, इन दोनों के जो कुल हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि बिल्ली का फेलिडी है और कुत्ते का कैनिडी है, लेकिन इनको एक ही गण में रखा गया है। उस गण का नाम क्या है, कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब क्या हुआ, मांसाहारी। ये दोनों ही मांसाहारी हैं, ये लक्षण कॉमन है इन दोनों का, इसलिए इनको हम एक ही गण में रखते हैं। अब आते हैं वर्ग। वर्ग में, वर्ग का मतलब हो गया क्लास। इसमें समान गुणों वाले गण को एक वर्ग में रखते हैं। जैसे अब हो गया कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कपी, मानव, ये सब इनके गण सबके अलग अलग हैं, है ना। यानी कि कुत्ते का और बिल्ली का गण अभी हमने देखा ना, कार्निवोरा है, बंदर का, कपी का, मानव का गण है प्राइमेट, लेकिन इन सब को हमने एक वर्ग में रख दिया। वो वर्ग का नाम क्या है, मैमेलिया। मैमेलिया मतलब स्तनधारी, सभी स्तनधारी हैं ये सब। फिर आते हैं हम संघ पे। संघ क्या है, इसी तरह समान लक्षणों वाले वर्ग को एक संघ में रखते हैं। जैसे मछली वर्ग है, उभयचर वर्ग है, सरीसृप है,
पक्षी है, स्तनधारी है, ये सारे अलग अलग वर्ग हैं, लेकिन एक ही कौन सा एक लक्षण है जो ये सब साझा करते हैं, वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेट मतलब इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु, जिसे हम रीढ़ की हड्डी ऐसे समझ लीजिए कॉमन शब्दों में, कि इन सब में पाई जाती है, इसलिए उनको हम एक संघ में रखते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं जगत। जगत जो है वो सबसे बड़ा समवर्ग है ना। अगर हम वर्गीकरण का वो देखें, पदानुक्रम देखें, तो उसमें सबसे ऊपर जो होगा वो जगत होगा। जगत जो है वो 5 जगतों में बांटा गया है, ठीक है। एक हो गया बैक्टीरिया वाला वर्ग हो गया, है ना, जिसमें सारे बैक्टीरिया होंगे। फिर इसी तरह से आपने पढ़ा है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, और प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, ये 5 ग्रुप आपने पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में। तो यही जो है वो 5 जगत हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि पौधों में संघ के स्थान पर हम डिवीज़न शब्द का प्रयोग करते हैं, बस इतना ही अंतर होता है पौधों के वर्गीकरण में और जंतुओं के अभी तक ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये सारा जंतुओं का वर्गीकरण है। और पौधों का जब वर्गीकरण करेंगे तो उसमें भी यही सारी चीज़ें, यानी कि जगत, है ना, और संघ की जगह पर हम वहाँ डिवीज़न शब्द लगा देंगे। जगत, डिवीज़न, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति, इसी सीक्वेंस में हम उसमें भी वर्गीकरण करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।